और वो हमारे साथ ये करने में मदद करेंगी देवीना मेहरा, जो हमारे साथ जुड़ रही हैं फर्स्ट ग्लोबल से। देवीना, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया, आज बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि हम डेटा पॉइंट्स को लेके आएँ, सबसे पहले आपकी राय बेयर मार्केट रैलीज पे। आपने 30 साल बाजार देखा है, आपने बेयर मार्केट रैलीज देखी हैं, ये हमेशा डिनाइल में पैदा होती हैं और फिर ओवर एक्सुबिशन में ढल जाती हैं। किस तरह से इन्वेस्टर, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे नए इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालें। हाँ, आपकी बात ठीक है कि बेयर मार्केट रैलीज अक्सर काफी शार्प होती हैं और जब बाजार, चाहे जैसे कोविड टाइम था उस समय तो बाजार क्रैश भी बहुत जल्दी में हुआ था। उस समय भी हम लोगों ने कॉल दी थी कि अब टाइम है कि वापस मार्केट में जाएं, क्योंकि एकदम से मार्केट ऊपर जा सकता है। और वही हुआ भी उस समय, भारत में भी और ग्लोबली भी। अब जब आप उस स्थिति में होते हैं तो आपको ये नहीं मालूम होता कि वो मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर रुक जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, कि फिर चलता रहेगा। जैसे कि कोविड के टाइम में ये तो बिल्कुल हमको स्पष्ट था कि बहुत शार्प रैली आने वाली है। ये मैं मार्च 2020 की बात कर रही हूँ। तो हम लोगों ने कोविड क्रैश के टाइम, हम लोग उसके पहले निकल गए थे दोनों बाजारों में, और जो मार्च 22-23 के करीब हमने ये पब्लिकली बोला भी था कि अब मार्केट्स ऊपर जाएंगी। ग्लोबली हम लोग तभी घुसे थे और वापस, और जहां तक कि भारतीय बाजार का सवाल है, हम लोग लगभग 1 अप्रैल के आसपास आ गए थे वापस बाजार में। और उसके बाद तो जो कुछ हुआ वो तो इतिहास है। पर वही मैं कह रही हूँ, उस समय खाली ये समझ में आता है कि हाँ, एक बार तो जोर से रैली आएगी, उसके बाद क्या होगा वो आपको फिर देखना पड़ता है। आप उस समय मार्च 2020 में मैं कहती कि अगर अब मार्केट चलता ही जाएगा 2 साल 1.5 साल, ऐसा उस समय उतना स्पष्ट नहीं था। तो अभी भी आप देखें तो मैंने पिछले महीने नहीं, बल्कि जून में आपके ही जो इंग्लिश चैनल पे भी कहा था और भी बहुत जगह कहा था कि अब बाजार से बाहर रहने में ज्यादा खतरा है बजाय कि बाजार में रहने के, क्योंकि अब मार्केट की उस समय जो स्थिति थी उससे क्लियर था कि अब वो समय आने जा रहा है जब बाजार अचानक से ऊपर जा सकते हैं। तो आप चूज ही रहिए, ध्यान से सेक्टर और कंपनीज चुनिए निवेश के लिए, लेकिन बाजार से बाहर मत रहिए। ये मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था सेकेंड वीक ऑफ जून से। और वहां से आप देखें तो चाहे भारतीय बाजार है, वो तो आप लोग सबको मालूम है कहाँ कितना चले। इवन ग्लोबली भी मेरा यही उस समय भी यही व्यू था कि भले ही मैक्रो इकोनॉमिक जितना भी खराब न्यूज है वो अभी पूरा का पूरा नहीं आया है बाहर, लेकिन बाजार ने उसको पहले ही डिस्काउंट कर लिया है, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी, नैस्डैक पूरे विश्व के बाजारों में लगभग बॉटम पे था। मतलब आप 40 इंडेक्स देखें तो वो नंबर 38 पे था। तो हमने कहा कि अब जो कुछ बुरा इंडेक्स में आपको देखना था वो हो चुका है। तो वहां भी हम लोग की सेम ही राय थी कि आपको अब वापस बाजार में रहना चाहिए, क्योंकि वो मैंने स्टैटिस्टिक पिछली बार भी बताया था कि अगर आप बाजार के 40 सालों में अगर आप 10 अच्छे दिन मिस कर देते हैं तो उसका आप भरपाई कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका मतलब 10 अच्छे दिन 40 सालों में आपका जो 100 रुपया 40 साल में 40,000 हुआ था, 44,000 एक्चुअली, वो 15,000 रह जाता है। तो आपका 2/3 रिटर्न तो 10 दिन में निकल जाता है, और 30 दिन मिस हो जाए तो आपका लगभग पूरा रिटर्न निकल जाता है, क्योंकि फिर आपका वो 100 रुपए 4,000 भी नहीं होता है। और विश्व बाजारों में भी सेम इसी तरह के स्टैटिस्टिक्स है। तो आपको हमेशा हम लोग का जो निर्णय करने का है, ये नहीं कि मैं बैठ के सोच रही हूँ, पास डेटा आप देखिए, पिछले आंकड़े क्या कहते हैं, पहले के तथ्य क्या कहते हैं। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, उस समय एकदम से पैनिक आती है, तो आप देखो कि ये कोई दुनिया में पहली बार तो युद्ध हुआ नहीं है। तो आप पहले जितनी भी बार इस तरह का बड़ा टेररिस्ट अटैक या गल्फ वॉर या अफगानिस्तान, ये वो जब भी हुआ है तो उसका क्या बाजार पे असर रहा है, कितनी देर असर रहा है, तो उसी से आपको ये संकेत मिलते हैं कि आगे क्या हो सकता है।
जरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखिए, क्योंकि आप ग्लोबल इकोसिस्टम में बहुत एक्टिव रहती हैं और डेटा पॉइंट्स को पढ़ती हैं। एक तरफ गुंडलाग कह रहे हैं कि मंदी आने की सवाल ही नहीं है, मंदी यूएस में चल रही है। लास्ट 2 दिन में चाहे वो जेम्स बुलार्ड की बात करें या आज एक और मैडम का बयान आया, वो 0.5 बेसिस पॉइंट हाइक की बात हो रही है। एक तरफ सॉफ्ट लैंडिंग और लाइटर रेट हाइक्स वर्सेस एक्सपेक्टेड अर्लियर, कड़े 1% की अब बात नहीं हो रही है। और जो डेटा पॉइंट्स आ रहा है, ये यूएस मार्केट की जो खुशी है वो किस बात के ऊपर बेस है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी भारतीय मार्केट का मूड उसी से ठीक होता है। देखिए, वही मैं आपको बोलूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, जो डेटा पॉइंट्स उसमें आते हैं, आपके जो इकोनॉमी कैसी चल रही है वो अलग होता है और मार्केट क्या कर रहा है वो अलग होता है। जैसा कि मैंने बोला कि जून में मैंने दोनों ही चीजें कही थी अपने इंटरव्यू में कि अभी मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज जो है अमेरिका में, उसमें अभी और भी बैड न्यूज आएगी और भी अभी खराब डेटा पॉइंट्स आएंगे, लेकिन बाजार शायद सब कुछ पहले ही डिस्काउंट कर चुका है उस समय जो स्थिति थी। तो वो क्लियर था कि फिर एक बार रैली आएगी। अब वहां पर हम इतना स्पष्ट नहीं है कि वो रैली कितने दिन चलेगी, इन द सेंस की उसके बाद फिर आप बेयर मार्केट में ही रहेंगे या उससे कुछ बदल रहा है। पर अभी फिलहाल के लिए तो अभी वो बाजार भी अच्छे लगते हैं। और जहां तक मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, मुझे लगता है, और जो कि कुछ हद तक इस बार की ये जो FOMC मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी ये क्लियर था कि अभी सॉफ्ट लैंडिंग की जो संभावना थी वो तो कम होती जा रही है। रिसेशन तो नजर आता है कि शायद हो ही, और शायद स्टार्ट हो गया हो, अगर आप टेक्निकल डेफिनेशन वो 2 तिमाही में नेगेटिव GDP की सोचें तो। लेकिन अब बाजार थोड़ा अलग चलता है। बाजार में अभी फिलहाल तो सोचा था कि शायद फेड बहुत जल्दी रेट हाइक बंद कर दे, उतना जल्दी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी फेड यही बोल रहा है कि हम लोग को 2% इन्फ्लेशन की दर चाहिए। तो 2% आना तो दूर की बात, वो नजर आने में भी अभी समय है। अभी आप जहां पर हैं वहां से 2% काफी दूर है, 2% काफी दूर है। तो वो अभी वो बात ठीक है कि अभी वहां पर जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे बैड न्यूज उतनी अभी आनी बाकी है, क्योंकि अभी भी वहाँ लेबर मार्केट बहुत बॉयंट है। तो इसलिए मतलब जहां तक फेड का सवाल है, उन्होंने ये कहा भी कि रिसेशन में ऐसी फीलिंग नहीं होती है कि इतने ज्यादा जॉब हैं और लोग नौकरी ढूंढने वाले कम हैं और नौकरियां ज्यादा है। तो वो अभी वहां थोड़ी बहुत अभी बैड न्यूज आएगी, लेकिन अब वही है कि अभी बाजार बुरा नहीं लगता है। राइट, एब्सोल्युटली। गुड मॉर्निंग देवीना। बिल्कुल, इनफैक्ट एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे डिस्कस भी करना चाहेंगे। एक बार स्क्रीन पे फिर से लाते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल एक स्ट्रक्चरल चेंज तो आप इंडियन इकोनॉमी में देख ही रहे हैं। आपके तो खैर हम कमेंट्स भी पढ़ते हैं, आप लगातार इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे काफी बुलिश भी हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीयों ने, और ये प्रूफ एक बड़ा ये है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, जिस तरह की भागीदारी, पार्टिसिपेशन, जो काउंटर रोल प्ले किया अगेंस्ट FIs, आज 10 महीने के अपर लेवल्स पर DIs की पोजीशन है एज कंपेयर टू FPIs। और अगर आप पिछले के कई सालों का डेटा देखें तो इंडियंस की सेविंग लगातार ऑन अ सर्ज है। ये एक हम इंटरेस्टिंग ग्राफ भी लेकर आएंगे अपनी स्क्रीन पर। तो एक जो साइकोलॉजी पहले हुआ करती थी, इंडियंस जो सेविंग के लिए ज्यादा जाने जाते थे, अब वो पैसा लगाना चाहते हैं मार्केट में, इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में। तो ये आप एक कंपैरिजन में हम दिखा रहे थे कि किस तरह से घरेलू निवेशकों की शेयर होल्डिंग बढ़ी है, इंडियंस की सेविंग लगातार अब जो है वो इन्वेस्टेड साइकोलॉजी ज्यादा बनती जा रही है। बस देखिए, इन्वेस्टमेंट तो सेविंग से ही होती है। तो ये तो ये अलग बात है कि अब आप बोल रहे हैं सेविंग ज्यादा शेयर मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट्स में जा रही है, जो कि ब्रॉडली अच्छी बात गिनी जाएगी। अगर जो भी निवेश कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं और ये सोच के कर रहे हैं कि जो शेयर मार्केट में निवेश होता है वो आपको काफी सालों, दशकों के पर्सपेक्टिव से ही करना होता है। तो वो बात अब धीरे धीरे करके लोगों की समझ में आ गई है। जहां तक DIIs और FIIs की बात है, वो तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप अगर इसके दर्शक हैं तो आपको वो चीज की FII पैसा ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, उस चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अपना समय उसमें नष्ट ना करें, क्योंकि उसका मार्केट के
डायरेक्शन से कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उससे कुछ खास लेना देना होता नहीं है। अगेन ये मैं अपने दिमाग से नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़ों की बात है। तो इसलिए अच्छा है कि अब भारतीय निवेशक भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। पर वो जैसा कि मैंने कहा कि बाजार कहाँ जाएगा उसको समझने के लिए आपको उतना ज्यादा फोकस इस पे नहीं करना चाहिए। और ये अच्छा रहेगा कि ओवर टाइम सेविंग्स का थोड़ा और पार्ट भी फाइनेंशियल मार्केट्स में आए, रादर देन बी नॉट सो प्रोडक्टिव एसेट्स। देवीना, बहुत शुक्रिया। पहले तो आप 18 आवर्स देश को समय दे रहे हैं। जब बाजार चलता है ना तो चारों तरफ से होता है, पता नहीं क्या माहौल से ऐसा बन जाता है, कानों में ना अच्छी अच्छी चीज़ें ही आती हैं। अब आप जैसे इंटेलिजेंट लोग सामने बैठे हो तो उनसे वो इंटेलिजेंस ले लेनी चाहिए। आपने मेरे को उल्टा बताइए, अगले 6 महीने में मार्केट के पास रिस्क क्या क्या है? अभी तो बाजार चल रहा है, अब मैं किसी से पूछूंगा ना वो कहेगा इकोनॉमी अच्छी होगी, क्रूड नीचे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इससे बाजार चल रहा है। रिस्क क्या है वो भी तो हमको नोटिस करने होंगे ना, वो नोटिस सिर्फ आप करवाइए हमको। इकोनॉमी और एक तो इकोनॉमी और बाजार दो अलग चीजें हैं, जैसा कि मैंने अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी बोला। बट वहां के लिए मैं एक और अच्छी बात भी आप लोग को बताऊं, वो मिल्टन फ्रीडमैन का कोट है, पुराने बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और उन्होंने ये कहा था कि इन्फ्लेशन कुछ हद तक या एक्चुअली मॉनेटरी एक्सपेंशन जो सेंट्रल बैंक्स ब्याज की दरें कम करते हैं या मार्केट में ज्यादा पैसा लाते हैं, जो कि वहां पर बहुत ज्यादा हुआ पिछले कुछ सालों में, वो एक तरह से शराब पीने के जैसा है। अल्कोहल की शुरू में तो अच्छी चीज मजा आता है, और वो धीरे धीरे अल्कोहलिज्म बन जाता है जब सब आपको नेगेटिव चीजें समझ में आती हैं, और जब आप उसको उलटने की कोशिश करते हैं, जो कि अब हो रहा है कि अब आपको ब्याज दरें बढ़ानी है, पहले कम की थी, अब पैसा निकालना है, तो तब वो जो खराब इफेक्ट होते हैं वो पहले आते हैं। तो और अच्छे इफेक्ट जो उसके बेनिफिट हैं या लाभ है वो बाद में आते हैं। तो दोनों चीजें आपको अलग अलग करके देखनी पड़ेगी। और भारतीय बाजारों में भी, भारतीय बाजार में मैं ये तो कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक में देखें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो काफी प्रॉब्लम्स हैं। अभी ये ठीक है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, वहां से थोड़ी कम हुई है, तो इवन जो आम उपभोक्ता है उसके बजट में भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि वो जो खाद्य तेल इतना बढ़ गए थे और चीजें इतना बढ़ गई थी वो थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा पेट्रोल का दाम भी घटा है। पर फिर भी अगर आप एक साल के हिसाब से देखें तो बहुत कुछ बढ़ा हुआ है। तो उसके कारण वो कहाँ क्या चीज खरीद सकता है या खरीद सकती है उपभोक्ता, वो चीजें अभी भी प्रेशर रहेगा। और अभी भी जैसा कि मैंने कहा, स्पेशली जो कच्चा तेल या उसके डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स हैं, वो सब अभी भी साल भर के हिसाब से तो काफी ऊपर है, तो कुछ हद तक मार्जिन पर भी प्रेशर रहेगा। जो आपको इस तिमाही के रिजल्ट में भी आप देखें तो काफी अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं सेक्टर्स, कंपनीज के। कैपिटल गुड्स के कॉर्पोरेट्स लेके आना, राइट। देवीना, ये मैं पढ़ रहा था एक्चुअली, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग और रोचक और ये मिल्टन फ्रीडमैन का जो आपने कोट बताया कि इन्फ्लेशन इज लाइक अल्कोहलिज्म इन बोथ केसेस, व्हेन यू स्टार्ट ड्रिंकिंग और व्हेन यू स्टार्ट प्रिंटिंग टू मच, गुड इफेक्ट्स कम फर्स्ट एंड देन बैड इफेक्ट्स ओनली कम लेटर। काफ़ी इंटरेस्टिंग। देवीना, आगे बढ़े और कुछ बात करें कैपिटल गुड्स की। इनफैक्ट मैं अपने डायरेक्टर साहब से बोल रहा था कि जो कैपिटल गुड मैनेजमेंट की कमेंट्रीज आई हैं, थर्मैक्स की कमेंट्री बहुत ही शानदार, और हमारे चैनल पे भी आए थे। बॉश जो भी एक ऑटो कैपिटल गुड क्वासी कंपनी, थर्मैक्स, एबीबी, देखिए इमीडिएट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बाजार थोड़ा नाराज हो सकता है क्योंकि सब मल्टी ईयर हाई पे स्टॉक आ गए, बट डायरेक्शन बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। आपने कैपिटल गुड्स अपने पार्ट बना रखे हैं सेक्टर अपने पोर्टफोलियो का, आपको इसमें एक स्ट्रक्चरल रैली नजर आती है स्पेस में? हम लोगों को काफी समय से नजर आता था ये चीज। हम लोग के सिस्टम ने ये फ्लैग किया था, मेरे ख्याल 2 तिमाही से ऊपर ही हो गया। और आज मैं देखूं हमारे पोर्टफोलियो में तो सबसे ज्यादा ओवरवेट सेक्टर ये कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, जिसमें मतलब ये कमिंस वगैरह टाइप की कंपनी, ये सब आप मिला लें तो सबसे ज्यादा ओवरवेट सेक्टर यही रहा है पिछली मेरे ख्याल लगभग 2 तिमाही से। और अभी मैं जुलाई के भी नंबर देख रही थी, तो जो टॉप 10 परफॉर्मर्स हम लोग के लिए हैं उसमें शायद 5 इस सेक्टर से होंगे।
तो ये सेक्टर तो हम लोग को अच्छा लगता रहा है और अभी भी अच्छा लग रहा है, अभी भी उसमें बदलाव नहीं है। अभी हम लोग अभी तो अच्छा ही लग रहा है, और स्पेशली कंपैरेटिवली भी अगर हम देखें कौन से और सेक्टर्स हैं तो उस हिसाब से रिलेटिवली भी ये सेक्टर अच्छा लगता है। कुछ और चीजें भी अच्छी लगती हैं बट ये डेफिनेटली उस लिस्ट में है। देवीना, तो कैपिटल गुड स्पेस तो एक समझ आया जहां आपका बुलिश भी हुआ, और इसके अलावा आपको क्या पसंद आ रहा है? हम आपके कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहे थे, आप काफी बुलिश हैं टेक्सटाइल पर, कमोडिटी सेक्टर पर। यहाँ पर भी अगर और आप अपना रैशनल शेयर करें, क्यों पसंद आ रहे हैं आपको स्पेसेस? देखिए, एक तो रुपी डेप्रिसिएशन की रुपया नीचे जाएगा, ये हमारा कॉल फिर रहा है लगभग अब तो 7-8 महीने से कि ये 2022 में आपका जो बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है वो ये है कि रुपी नीचे जाएगा, और जो कि हुआ भी है। तो ये चीज, तो उसके कारण भी हम लोगों को एक वो थीम और एक जैसे पीएलआई और मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम अच्छी लगी है। अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखें तो उसके तहत हम लोग को आईटी सर्विसेज जो इतना अच्छा इन 6 महीने में नहीं किया, उसके पहले 1.5 साल तो हमारे को बहुत पैसा कमा के दिया, पर वो सेक्टर अभी भी ठीक ही लगता है। थोड़ा ओवरवेट होंगे उसमें कैपिटल गुड्स, मैंने कहा टेक्सटाइल्स अभी भी अच्छा लगता है। टेक्सटाइल्स में प्रैक्टिस रीबैलेंस में कुछ हम लोगों ने उसमें ऐड भी किया, कुछ और स्टॉक्स भी लिए। केमिकल्स में आपको थोड़ा सोच समझ के देखभाल के लेना है। उसमें कुछ अच्छे लगते थे, कुछ अभी भी अच्छे लगते हैं। कमोडिटीज तो अब उनका तो मेन स्टोरी तो अभी खत्म हो गई, कमोडिटीज पे हम लोग ओवरवेट नहीं होंगे। और जो नए एंट्रेंट पिछले 1-2 महीने में है वो है ऑटो, स्पेशली 4 व्हीलर्स में कुछ चीजें, कुछ ऑटो कंपोनेंट्स में, और 2-1 एफएमसीजी कंपनीज। तो ये क्योंकि एफएमसीजी का थोड़ा प्रोस्पेक्ट बेटर हुआ है, क्योंकि एक तो मैंने कहा कि जो उपभोक्ता का हाउस होल्ड बजट जिसके कारण वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहे थे कि आपके पास अगर आपका सब खाने पे ही खर्चा हो जाएगा तो आप मतलब और चीजें तो छोड़िए, शैम्पू जैसी चीज भी आप पोस्टपोन करोगे। तो ये एक चीज थी जिसमें उनको फायदा होगा, और प्राइस बढ़ा दिए हैं, अब थोड़ा इनपुट कॉस्ट कम हो गए हैं, थोड़ा डिमांड बेटर होगा। तो ये थोड़ा सा पहले से बदलाव है। एक सेक्टर ऐसा है कि, या एक मैं बोलूँगा सेगमेंट ऐसा है कि वो वहीं का वहीं खड़ा रहा, उसके आसपास जितने लोग थे वो सब आगे निकल गए। वो थे सरकारी बैंक। वो एक दूसरे को देखते रह गए, अच्छा हम तो यहीं खड़े हैं, हमारे साथ वाला आईटी भी निकल गया, ऑटो भी चला गया, ऑटो एंसिलरीज भी चला गया, तो वो चलेंगे कभी? सरकारी बैंक कभी चलेंगे? सरकार चलाना चाहती है, उनकी मंशा साफ है ना। उन्होंने कई सारे बैंक को छोटे बैंक बना दिए कि आप मर्ज हो जाओ। अब खबर ये भी है कि उसमें सरकार हिस्सेदारी भी बेचना चाहती है। आज हमारी रिपोर्टर थी मेघना, वही बता रही थी सरकार बाकायदा एक ड्राफ्ट भी बना रही है और 2025 तक करीब 6 लाख करोड़ रुपया वो मोनेटाइजिंग के लिए तैयार करना चाहती हैं, हिस्सेदारी बेचेंगी जो। तो आप जरा सरकारी बैंकों के बारे में बताइए, आपका इंटरेस्ट है? है, पर बड़े में ही उसमें तो, लेकिन बैंकिंग के बारे में मैं कई बार कह चुकी हूँ कि बैंकिंग जो एक उसका मूल रूप है वो मुझे पसंद नहीं है, कि इतना हाईली लेवरेज सेक्टर है और ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको बाहर से मालूम नहीं चल सकता कि कब किस बैंक में कोई नेगेटिव सरप्राइज आएगी, कोई बुरी खबर आएगी, कोई स्केलेटन निकलेगा। तो उसमें अगर ये सेक्टर ऐसा होता कि मार्केट में उसका वेट बहुत कम होता तो मैं उसकी तरफ देखती ही नहीं, सच्ची बात तो ये है। अब इतना बड़ा वेट है, तो बहुत समय तक तो हम लोगों ने बहुत ही कम वेट रखा था, अब वहां से हम लोग काफी ज्यादा ऊपर आए हैं और उसमें थोड़ा चूजी रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सरकारी बैंक भी है और दूसरे भी है, तो 3-4 बैंक होंगे, लेकिन अभी भी हम लोग काफी अंडरवेट ही होंगे सेक्टर के इंडेक्स के बनस्पत। तो वो एक बैंकिंग में बिल्कुल खुल के घुस जाना वो मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वो बैंकिंग का जो अंदर का पार्ट है वो समझ में आता है, बैंकर रही हूँ और फिर फॉलो भी किया है इतने सालों से। तो वो
ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें मतलब लंबे समय के लिए मैं कहूँ कि एकदम आंख बंद करके निवेश कर सकूं। एक्सेप्शन रहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है HDFC बैंक हम लोग का बड़ा कॉल रहा था जब से उनका IPO आया था, तो वो 25 साल पहले हमने कहा था कि ये बच्चा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बनेगा, वो कवर पे यही था हमारे। पर वो बात अलग है, मतलब ऐसा आप अपना कवर जरा शेयर करिएगा। के लिए आप नहीं कह सकते कि क्या उसमें खबर आएगी। देवना, ये आप अपने पुरानी कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स जो आपने बिग कॉल्स दिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वाले कि ये बच्चा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनेगा, ऑस्ट्रिया का छोटा सा फार्मर का बेटा और गवर्नर बनेगा, वो सब हुआ था, वो भी अपने आप में। तो अभी यहाँ से आप इस तरह के फ्यूचर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कहाँ पे आइडेंटिफाई कर रही हैं? आपके सिस्टम, जो आपका सिस्टम है ह्यूमन प्लस टेक्नोलॉजी सिस्टम जिससे आप कह रही हैं, वो क्या ऐसे ट्रेंड्स थ्रो अप कर रहा है जो शायद अभी लोग विश्वास करने में एक बार ना माने, लेकिन आगे चल के बड़ी चीज बन सकती है? ये क्वेश्चन मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि आप अगला HDFC बैंक बताइए, अगला Amazon बताइए। देखा, किसी को नहीं मालूम होता, तब आदित्य पुरी को नहीं मालूम होगा उस समय, या जेफ बेजोस को नहीं मालूम होगा उस समय कि वो कितना। आपको मालूम रहता है कि ठीक है, यहाँ से लगता है कि कोई चीज आगे बढ़ेगी। अगर जैसे Amazon जैसी स्थिति है जहां पर इतना गिर चुका है स्टॉक, तो आपको मालूम है कि 2-3 गुना तो यहाँ से हो ही जाएगा, लेकिन उसके आगे क्या होगा वो आप नहीं कह सकते। इसीलिए अगर वही मालूम होता तो कि कौन कौन सा मल्टी बैगर होगा, तो फिर तो खाली मल्टी बैगर्स ही लेना। पर वैसी दूरबीन किसी के पास नहीं होती है। तो ये चीज आपके दर्शक समझ लें कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप 5, 7, 10 स्टॉक मत लीजिए। अगर आप खुद भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 25-30 स्टॉक लीजिए जो एक सिस्टम से ध्यान से चुने हुए हो, सेक्टर्स में अलग डाइवर्सिफिकेशन हो। फिर आप, अगर आपने कुछ ठीक से काम किया है तो शायद वो 25 में से 2 या 3 मल्टी बैगर बनेंगे, उसमें से 5-7 एकदम बेकार भी निकलेंगे जिससे आपको निकल जाना चाहिए कुछ समय बाद। पर कौन से वो 25 में से कौन से वो 3 मल्टी बैगर हैं, ये आप आज नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल देविना, ये आपकी ह्यूमिलिटी है। आप हाई प्रोबेबिलिटी, ये सारा गेम प्रोबेबिलिटीज का है। 25 में से 5 मल्टी बैगर निकलेंगे, 40% नॉर्मल परफॉर्मर और मे बी 25% अंडर परफॉर्मर, बट मोटा मोटी 15-18%, 20% या लिटिल बिट ऑफ अल्फा। लेकिन किस दिन आपसे लंबी बात करेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, फ्यूचर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अभी बताना मुश्किल है, लेकिन वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो जो आप देखती हैं मैनेजमेंट्स में, जो आपको नज करते हैं कि यार इस कंपनी को क्लोजली देखना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। देविना, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट